हेलो, आज हम आपको हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है, उसमें सबसे पहले आई है वैदिक संस्कृति। क्या आई है? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का जो समय था वो था 1500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसका समय सीमा क्या था वैदिक संस्कृत की? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। दूसरी हमारी आई लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृति हमारी थी 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। इसके बाद हमारी आई पाली। पाली को ही प्रथम प्राकृत कहा जाता है। पाली को ही कहा जाता है प्रथम प्राकृत। ठीक है। इसकी जो समय सीमा थी वो 500 ईस्वी पूर्व से 0 ईस्वी तक। ठीक है। अब इसके बाद हमारी जो आई वो आई शुद्ध प्राकृत, जिसे शुद्ध प्राकृत, जिसे द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। इसकी जो समय सीमा थी वो 0 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है। इसके बाद जो समय सीमा आई वो आई है अपभ्रंश की। अपभ्रंश की जो समय सीमा थी वो थी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक। इसके बाद हिंदी एवं आधुनिक आर्य भाषाएं आई। इसके बाद क्या है हमारी? हिंदी एवं आधुनिक आर्य भाषाएं। इनकी जो समय सीमा थी वो 1000 ईस्वी से अब तक है। अब तक। अब इसमें हम आपको ये बता दें कि देखिए, जब हमारा हिंदी का भाषा का उद्भव और विकास होता है तो उसमें सबसे पहले जब हम प्राचीन काल में थे, जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, केवल वैदिक जो वेदों में संस्कृत हुआ करती थी उसका ही उच्चारण होता था। और उसका समय सीमा क्या थी? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। क्यों ईसा पूर्व? क्योंकि तब तक हमारा ईस्वी स्टार्ट नहीं हुआ था। 0 को बाद हम ईस्वी मानते हैं। फिर दूसरी आई लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत वो होती थी जो मंत्र उच्चारण के अलावा लोक जन में प्रचलित होती थी और लोग उसे आसानी से बोल पाते थे। क्योंकि वैदिक संस्कृत क्लिष्ट होती थी, उसके सूत्र बहुत बड़े बड़े होते थे, लोग उसका उच्चारण स्पष्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए लौकिक संस्कृत लोगों में प्रचलित थी। इसलिए इसका जो समय सीमा था वो काल था वो था 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद हमारी जो भाषा आई वो आई पाली। पाली भाषा है वो प्रथम प्राकृत भाषा भी कहलाई जाती है। कहीं कहीं आपको कहीं लिखा मिलेगा। ये 500 ईस्वी पूर्व से 0 ईस्वी तक। अब यहाँ 0 का मतलब है ये ईशा पूर्व। ईशा मतलब ईशा मसीह के जन्म से। ईसा मसीह के जन्म से क्यों 0 ईस्वी से स्टार्ट माना जाता है। ठीक है। तो 0 ईस्वी तक। इसके बाद शुद्ध प्राकृत या प्राकृत, पाली प्राकृत, तो उसको हम द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। और वो 0 ईस्वी से मतलब ईसा मसीह के जन्म से लेकर 500 ईस्वी तक चली। इसके बाद हमारी आई अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अब आप सोच होंगे भाषा अचानक कैसे बदल जाती है? ये एक साथ नहीं बदलती है। जब हम किसी चीज़ का परिवर्तन होता है तो किसी का प्रारूप दिखाई देता है और किसी का अंत होता है। वो बीच के मध्यकाल को हम लोग काउंट नहीं करते हैं।
इसके बाद जब अपभ्रंश थी तो हिंदी एवं आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास जो हुआ वो 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक चला आ रहा है। अपभ्रंश अब क्यों हमारी क्यों हिंदियों का विकास कहाँ हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। तो अपभ्रंश के कितने रूप हैं? अपभ्रंश के 7 रूप हैं। कितने हैं? 7। अब हम आपको बताएंगे कि 7 रूप कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले अपभ्रंश के 7 रूप हैं, जिससे 7 रूपों से किससे हुआ है? हिंदी आधुनिक आर्य भाषा का विकास। जिससे अपभ्रंश के 7 रूपों से क्या हुआ है? हिंदी एवं आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप से हुआ है, और अपभ्रंश के 7 रूप में सबसे पहला आपका आता है वो है मगधी। कौन सी आती है? मगधी। अब मगधी अपभ्रंश, इसको क्या कहते हैं? मगधी अपभ्रंश। ठीक है, अब मगधी अपभ्रंश को, हाँ, इसमें हमारी मगधी अपभ्रंश में आती हैं 4 भाषाएं आती हैं। जैसे सबसे पहले आती है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। ठीक है, मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है बिहारी हिंदी। अब बिहारी हिंदी आती है, दूसरी आती है बंगला, दूसरी आती है बंगला। ठीक है, तीसरी आती है असमिया, ओके, और चौथी आती है उड़िया। ठीक है, ये 4 भाषाएं हमारी मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब मगधी अपभ्रंश में जो हम लेते हैं वो केवल लेते हैं कौन सी? बिहारी, क्योंकि इसी के हमारे कितने 3 रूप हुए हैं। बिहारी के कौन कौन से 3 रूप होते हैं मैं अभी आपको इसमें बताती हूँ। 1 मिनट। मगधी के जो बिहारी रूप है इनके 3 भाषाओं में विभाजित किया गया है। देखिए, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा मगही, दूसरी है हमारी मैथिली, और तीसरी हमारी भोजपुरी। ये हमारी क्या है? 3 बिहारी हिंदी है। अब देखिए, हिंदी में काउंटिंग करते जाइएगा। अभी बिहार हिंदी में कितनी आई है? 1 2 3 भाषाएं हैं। ठीक है, आगे हाँ, पहले आपने बताई थी हमने आपको कौन सी? मगधी भाषा। मगधी भाषा में आपने 4 देखी थी, बिहारी हिंदी, बंगला, असमिया और उड़िया। बिहारी के 3 रूप देखे थे, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अब दूसरी जो अपभ्रंश है वो है अर्ध मगधी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत कुल एक ही भाषा आती है, वो है हमारी पूर्वी हिंदी। क्या है? पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी फिर 3 बोलियां आती हैं, जिनमें पहली है अवधी। पहली कौन सी है? अवधी। ठीक है, दूसरी है हमारी बघेली। एक मिनट, इसको क्या हो गया? दूसरी है हमारी, हाँ, दूसरी हमारी है अर्धमागधी अपभ्रंश। अब मागधी अपभ्रंश में हमारी पूर्वी हिंदी आती है, और पूर्वी हिंदी के 3 रूप है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इसके बाद हमारी तीसरी जो अपभ्रंश है वो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में हमारी मराठी भाषा आती है ओनली। इसके बाद हमारी आती है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश में 2 आती है, एक होती है पहाड़ी हिंदी, एक होती है नेपाली। पहाड़ी हिंदी में 3 भाषाएं आती हैं, जैसे मलयाली, गढ़वाड़ी और कुमाऊं। कुमाऊं और गढ़वाड़ी को एक माना गया है, मलयाली को एक माना गया, मतलब ये 2 भाषाओं मानी गई हैं। लेकिन अब जो आधुनिक काल में है हिंदी, पहाड़ी हिंदी को हम सौरसनी हिंदी के अंतर्गत मानने लगे हैं।
पहले, लेकिन ये खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती थी। इसके बाद आती है ग्राचर अपभ्रंश। ग्राचर अपभ्रंश हिंदी भाषा सिंधी भाषा है, इससे केवल जिसका जन्म हुआ वो सिंधी भाषा है। फिर आती है हमारी प्रशासी हिंदी, प्रशासी अपभ्रंश, प्रशासी अपभ्रंश। प्रशासी अपभ्रंश के अंतर्गत प्रशासी अपभ्रंश के अंतर्गत पंजाबी और लद्दाखी इन दो भाषाओं का विकास हुआ है। अब इसके बाद जो हमारी सातवीं है, जो बचती है, सबसे मेन है और उसी से हमारी हिंदी का विकास हुआ है, वो है हमारी सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी से ही हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अब हम आपको सबसे डिटेल में जो पढ़ाएंगे वो पढ़ा रहे हैं सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश सातवीं है हमारी, कौन सी? सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश को 5 भागों में बांटा गया। पहले तो सौर सैनी अपभ्रंश को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है हमारी पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, और दूसरी है हमारी, यहाँ पे हम डाल देते हैं उसको, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, ठीक है। अब पश्चिमी हिंदी को हमने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसमें आती है हमारी बुंदेली, दूसरी आती है हमारी ब्रजभाषा, तीसरी हमारी आती है कन्नौजी, और चौथी हमारी है हरियाणवी, इसको बांगरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगुरी। और 5वीं जो है वो हमारी है खड़ी बोली। ठीक, जो हम हिंदी पढ़ते हैं, जो मानक हिंदी है, वो हमारी कौन सी है? खड़ी बोली। अब हम राजस्थानी हिंदी में भी देख ले तो इसके भी उन्होंने कितने रूप किए हैं? 4 रूप किए हैं। पहला है जो वो है आपका मारवाड़ी, ठीक है। दूसरा है वो है हमारा जयपुरी, और तीसरी जो है वो है हमारी मेवाती, और चौथी जो है वो है हमारी मालवी। इसको पूर्वी हिंदी, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। मारवाड़ी को हम पश्चिमी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थानी। जयपुरी को हम पूर्वी राजस्थानी कहते हैं, ठीक है। और मेवाती को उत्तरी, और मालवी को दक्षिणी। ये एक्चुअली राजस्थान के जो पूरा नक्शा है उसके 4 भागों में बोली जाती है, और इन बोलियों को उनकी दिशा के हिसाब से भी बांटा गया है, ठीक है। ये थी हमारी। इसके बाद इसमें एक और आती है, उसमें तीसरी है वो है गुजराती, लेकिन गुजराती के कोई पार्ट नहीं किए गए। तो सौर सैनी में कौन कौन सी आती है? हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी के 5 भाग किए गए, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणी को बांगरू कहा जाता है, और खड़ी बोली। और राजस्थानी हिंदी में आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। मारवाड़ी को पश्चिमी हिंदी राजस्थानी कहा जाता है, जयपुरी को पूर्वी, और मेवाती को उत्तरी राजस्थानी, और मालवी को दक्षिण राजस्थानी। अब इसमें जब हम लोग जो हिंदी का विकास का क्रम आगे पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे खड़ी बोली। खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ? ये किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी के सौर सैनी अपभ्रंश से।